मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और अपना पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके करीब है। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम कभी भी डेट आ सकती है। इसलिए आज हम केमिस्ट्री के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं, जिसका नाम है एसिड बेस। आज यहाँ हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में बात करेंगे। और अम्ल और क्षार के बात करने से पहले हम बात करते हैं कि एसिड अर्थात अम्ल कहाँ से आया। तो अम्ल जो एसिड वर्ड है कहाँ से आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिड क्या है कि एक लैटिन भाषा का शब्द एसियर। एसियर से क्या बनता है? एसिड बनता है। एसिड का अर्थ होता है खट्टा। कहने का मतलब कि जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उसको हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि एसिड कौन से भाषा से ये शब्द लिया गया है, तो क्या लैटिन भाषा का एक शब्द है एसियर। एसियर से क्या बनता है? एसियर से एसिड बनता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जो हम ये जानते हैं। अब मैं इसके बारे में बात करने चल रहा हूँ। यहाँ पे हमने दो चीज़ें लिखा है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लिखा है और ब्रांस्टेड लारी कॉन्सेप्ट लिखा है। तो कहने का मतलब आर्हेनियस की परिकल्पना क्या थी? अम्ल और क्षार को लेकर, और ब्रांस्टेड लारी की परिकल्पना क्या थी? अम्ल और क्षार को लेकर। तो इन्होंने क्या कहा था कि आर्हेनियस ने यह कहा था कि जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं या जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं और वो हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको अम्ल कहते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें कि और इन्होंने क्या कहा था, आर्हेनियस के बारे में बात किया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जब क्या होता है कि उसको जल में घोलने हम जल में घोलने पे क्या देते हैं? वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देंगे तो वो क्या होते हैं? उसको क्या कहते हैं? अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे आपका HCl क्या है, जल में घोलोगे तो H+ आपका H+ आयन देगा। आपका कि H2SO4 दो घोलोगे तो ये भी क्या देगा? ये भी आपको H+ आयन देते हैं। ये भी क्या होते हैं? H+ आयन देते हैं। इसी तरीके से HNO3 भी क्या एक प्रकार का अम्ल है। इसको भी जल में घोलने पे हाइड्रोजन आयन बनता है, अर्थात ये भी अम्ल है। इसी तरीके से आपका क्या है कि CH3CO क्या एसिटिक अम्ल भी क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, क्योंकि इनको भी जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये किसने कहा था? ये आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको हम अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, आपका फिर क्या एसिटिक अम्ल, ये सब क्या और भी अम्ल होते हैं इसके अलावा, लेकिन इतना ही हम इसमें देखते हैं। अब बात आती है कि उन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने एसिड कहा था। अब बात ये आती है कि आर्हेनियस ने, हम इसको ज़रा साफ कर दें, केवल किसके बारे में बात करते हैं? आर्हेनियस। अब इन्होंने एसिड के बारे में, तो इनका एक कॉन्सेप्ट किसके बाद साथ आया था कि बेस किसको कहा गया था? कि बेस का मतलब होता है कि क्षार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको समझना है। आप देख लीजिए, क्षार का मतलब वो होता है जिनको जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास पदार्थ है, कहाँ पर घोल रहे हो, जल में उसको घोल रहे हो, तो क्या देता? OH- आयन देता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन के नाम से जानते हैं। जो पदार्थ या जो यौगिक जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसको क्षार कहते हैं। जैसे क्या है, अगर इसमें हम ऐड माने क्या होता है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। यहाँ पे ये आपका 2 लग जाएगा, ये एक प्रकार का क्षार है। इसी तरीके से आपका क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ये किसने कहा था? ये लारी, मतलब कि ये आर्हेनियस ने कहा था। आर्हेनियस ने कहा था कि, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि अम्ल वे होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको अम्ल कहते हैं। क्षार वे होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको हम लोग
क्षार के नाम से जानते हैं। किसने कहा था? ये आर्हेनियस ने कहा था। अब बात आती है कि अगले को लेते हैं। अब हमारा क्या था, फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है, बी कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ब्रांस्टेड के बारे में। ब्रांस्टेड ने क्या कहा था? ब्रांस्टेड लारी की परिकल्पना क्या थी, इनका क्या काम था? इन्होंने ये क्या कहा था कि इन्होंने हाइड्रोजन आयन के बारे में बात किया था, हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बात किया था, लेकिन जो ब्रांस्टेड लारी थे, इन्होंने जो एसिड और बेस के बारे में बात किया था, इन्होंने एसिड और बेस के लिए क्या किया था? दोनों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था, प्रोटॉन। क्या कहा था कि प्रोटॉन के बेस से वो इन्होंने कि लारी और ब्रांस्टेड लारी ब्रांस्टेड या ब्रांस्टेड लारी ने किसी को अम्ल और क्षार प्रोटॉन के बेस से कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था, इसको फिर से देखिए क्या इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि जब किसी यौगिक को हम जल में घोलते हैं, और वो प्रोटॉन देता, अगर मान लीजिए ये आपका कोई पदार्थ है, इसको जल में ये घोलते हैं और क्या देता है? ये प्रोटॉन देता है। जब प्रोटॉन देगा तो प्रोटॉन निकालने वाले को उन्होंने क्या कहा था? एसिड के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि मान लीजिए कि ये हुआ, अब मतलब कि जो प्रोटॉन निष्कासित करेगा, रिलीज करेगा, उसको उन्होंने ब्रांस्टेड लारी ने एसिड कहा था। और जो उन्होंने बेस की परिकल्पना दी थी, बेस की परिकल्पना में उन्होंने कहा था कि बेस उसे कहते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? H+ होता है। तो यहाँ पर भी क्या आपका H+ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लारी ब्रांस्टेड ने क्या कहा था, या ब्रांस्टेड लारी ने एसिड और बेस को प्रोटॉन को लेकर बताया था। इन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, उसको अम्ल कहते हैं। कि क्षार या बेस उसको कहते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्षार कहते हैं या बेस कहते हैं। ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट हो गए और लारी ब्रांस्टेड के एक कॉन्सेप्ट हो गए। फिर से बता दे रहा हूँ कि आर्हेनियस ने कहा था कि उन्होंने हाइड्रोजन आयन के बारे में बात किया था और हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बात किया था। ब्रांस्टेड लारी ने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो प्रोटॉन को रिलीज करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी तरफ, जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होंगे, उसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, अर्थात क्षार के नाम से जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करने चल रहे हैं कि एक और ये कॉन्सेप्ट इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब देख, तो आपको मेरे ख्याल से ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर चलिए आगे देखते। एक कॉन्सेप्ट और आता है अम्ल और क्षार का, जो मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आई होगी। अगर यहाँ पे देखिए तो ये क्या था कि अब अगर हम बात करते हैं कि 1923 में क्या था कि 1923 में कि लुईस ने क्या दिया था, लुईस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या था कि लुईस ने क्या बताया था कि किस तरीके से कोई अम्ल हो सकता है, कोई और क्षार हो सकता है। इन्होंने क्या बताया था कि एसिड और बेस के लिए इन्होंने दो चीज़ें बताई थी जो आपके लिए समझना है। उन्होंने ये कहा था कि पहले इसको मैं उल्टा लिख दूं जिससे आपको और समझ में आएगा। उन्होंने कि लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या उन्होंने कहा था कि बेस की लुईस के अनुसार एसिड बेस वह होता है जिसके पास क्या होता है कि वन लोन पेयर, क्या होता है, वन लोन पेयर होते हैं और एक के पास क्या होता है, वन लोन पेयर वेकेंट होते हैं, खाली होते हैं। अब क्या होगा कि जिनके पास वन लोन पेयर होगा वो दूसरे वेकेंट वाले को देगा। अब क्या होता है कि जो परमाणु जब किसी कंपाउंड का कोई परमाणु एक लोन पेयर रखता है और दूसरा कोई कंपाउंड का कोई परमाणु एक वेकेंट ऑर्बिटल रखता है, तो क्या होता है कि ये जो देता है ये आपका लोन पेयर देगा, उसको क्या बोलते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस के, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, लुईस बेस हो जाता है। और जो ग्रहण करता है
यहाँ एक वेकेंट होता है जो ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। तो इस पे हमने एक चीज़ें बताई थी, फिर उसको अब यहाँ पे आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए हम इसमें क्या ले रहे हैं कि अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अमोनिया का ये आपका इसलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है। फिर आपका ये बोरान है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, यहाँ पे आपने इसको देखा। अब क्या होता है कि बोरान के पास एक वेकेंट होते हैं, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, तो क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको अस्थायी टेम्परेरी रूप से इसको देता है। इसको क्या बोलते हैं, जब हम इस तरीके का तीर लगा होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस के नाम से जानते हैं। और जो कंपाउंड की 1 लोन पेयर को ग्रहण करता है उसको लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। अर्थात क्या है कि अमोनिया लुईस बेस होता है और कि बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या होता है, लुईस एसिड के नाम से जाना जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आपका कि ये आपका क्या है कि लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा कि 3 तरीके के कंपाउंड हमने देखा। इस तरीके से और कुछ चीज़ें देख लेते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, जिससे आपको समझ में और चीज़ें आएंगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पे अब कि कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे हमने क्या कहा था कि अगर आपका HCl है, अगर इसको क्या है कि जल में वाटर में इसको डालोगे तो क्या बना, वाटर का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको और कॉन्सेप्ट आएगा। जल में जब इसको घोलोगे तो क्या बना लेता है, H3O+ बना लेता है और फिर क्या बना लेता है कि Cl-, ये आपका स्थिति ये हो गया। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे इसको ये कौन निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे बन गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन के नाम से हम हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो हाइड्रोनियम आयन क्यों बना, क्योंकि HCl ने H+ दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड। क्या ये आपका क्या है, एसिड है। इसी तरीके से अगर क्या होता है कि अगर आप क्या होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये क्षार है, इसको वाटर में जब घोलोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो किस में टूट, तो K+ में टूट जाते हैं, OH- में टूट जाते हैं। ये आपके लिए समझना, इसका मतलब ये क्या होता है, हो जाते हैं ये आपके क्षार हो जाते हैं। तो क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो आपका क्षार है। इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या एक प्रकार का क्षार है। आपको कभी कभी HCl को इस तरीके से भी मिलता है, वहाँ पे वाटर लिखा होगा तो उसको सिर्फ क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्या H+ मिल जाता है और Cl- मिल जाता है। तो ये भी क्या है, तो यहाँ पे H+ आयन निकल रहा है, अर्थात ये क्या है आपका कि ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, क्या है कि हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन कौन दे रहा है, HCl दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, HCl एक प्रकार का क्या है, ये एसिड है। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं जो हम इसमें देखते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं, चलिए देखते हैं, कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, आगे हम फिर इसमें बात करेंगे। तो इस तरीके से आप रिएक्शन करते रहेंगे, आपको एसिड बेस आपका कन्फर्म होता जाएगा। फिर आप यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर आपके पास क्या होता है कि अगर हम लोग एक होता है कि अगर आपने ये एक कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, अगर इसको वाटर में डाल देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये आपका बिना बुझा चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। अब बात आती है बुझा हुआ चूना को, ये कहने का मतलब कि जब पानी में डालोगे मतलब कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड को तो ये बनेगा, तो फिर इसकी पुताई कर देते हैं कि वाल्व पे पुताई करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जब पुताई करोगे तो वातावरण की इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता
जाता है और फिर क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं चूना पत्थर बोला जाता है, चूना पत्थर बोलते हैं, या संगमरमर के नाम से, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। तो देखा आपने क्या होता है किस तरीके से ये हम हमारा रिएक्शन यहाँ से होता है कि जब क्या होता है मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, जब इसका रिएक्शन करते हो तो क्या मिल जाता है, चूना पत्थर मिल जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक रिएक्शन और आता है, अब फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने आपको जिक्र किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन में आपका यहाँ पे Zl लिखा है, HCl लिखा है, ये आपके लिए समझना है कौन रिएक्शन करेगा। अगर हम यहाँ पे कॉपर दे दिया और HCl दिया, कौन आपका रिएक्शन करेगा, कौन नहीं रिएक्शन करेगा, इसकी मैंने इसके पहले एक वीडियो दिया था, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पे बन जाता है ZnCl2 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर होती है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो HCl से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल देती है। लेकिन जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से नीचे होते, इसलिए क्या होता है कम क्रियाशील होते हैं हाइड्रोजन से, इसलिए इसको निकाल नहीं पाते, अर्थात यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे रिएक्शन भी हम कर लेते हैं। और एक चीज़ और होता है कि अगर कभी भी आपको किसी एसिड से, मान लीजिए आपका HCl है, HCl से अगर आपको साल्ट बनाना तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर दिए इसके हाइड्रोजन को किसी भी धातु से अगर NaCl से हटा दो, M से हटा दोगे तो भी क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अगर आप MgCl2 कर दे रहे तो भी क्या बन जाता है, ये भी क्या एक प्रकार का साल्ट। कहने का मतलब किसी अम्ल के, यदि किसी अम्ल के उसके हाइड्रोजन को किसी धातु के द्वारा विस्थापित कर देते हो तो हमको साल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये आपका तमाम तरह के कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ से एक और रिएक्शन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। उदासीनीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अक्सर आप लोग मुझसे एक बार किसी ने पूछा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्या लेते हैं कि इसमें हमने क्या लिया कि हमने HCl ले लिया, अम्ल लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसका रिएक्शन करा देते तो क्या बन जाता है, यानी Cl बन जाता, साल्ट बन जाता और क्या निकल जाते हैं, वाटर निकल जाते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर कोई HCl है उसके हाइड्रोजन को किसी धातु के साथ हट जाएगा तो क्या बन जाता है, यानी Cl बन जाएगी, उसका मतलब ये साल्ट बन जाता। कहने में उदासीनी प्रकरण में क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या है कि अम्ल है, यहाँ अम्ल हो गया, ये क्या होते हैं क्षार। जब आपके क्या होते हैं अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वहाँ पे आपका की क्या बन जाता है, लवण बनता है, जिसको हम लोग क्या लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। इसको हम लोग क्या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अगर एसिड लेते हैं फिर हमने क्या लिया कि बेस लिया, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं एंड फिर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। हमने ये 3 तरीके से लिख दिया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमारा कि यहाँ पे कि साल्ट का फॉर्मेशन होता, वाटर निकलते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी आपका रिएक्शन करा दिया, तो तमाम तरह के हमने रिएक्शन करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एसिड बेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे साल्ट को और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नेवर गिव अप।